नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेडी स्टडी गो में। मेरा नाम है खुशवंत, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पॉलिटी। इसमें हमारी सीरीज चल रही थी प्रेसिडेंट। अगर आप लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं हम लोग तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके पहले के वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप एक सीक्वेंस में चलें, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्शन से, जब से हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और द्रौपदी मुर्मू जी इलेक्ट हुई थी प्रेसिडेंट के रूप में, तब से हमने एक प्रेसिडेंट सीरीज स्टार्ट की, ताकि क्योंकि ये जब से इलेक्ट हुए हैं, जब इलेक्शन हो गया इस साल, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए इसमें से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रेसिडेंट से ही स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसे करके हमने स्टार्ट किया था इलेक्शन से। ओथ, अफर्मेशन, टर्म, कंडीशन, क्वालिफिकेशन, सब कुछ उसके बारे में पढ़ लिया है हम लोगों ने। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति। यह भी इम्पोर्टेंट है। जब से फॉर्मर बिल आया है तब से ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है, क्या क्या शक्ति है, कैसे यूज़ होता है, क्यों क्या यूज़ होता है। ठीक है, और सरकारें कैसे क्यों यूज़ करती है इनको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनेंस पावर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दे रखी है। आर्टिकल 123 के अंडर में प्रेसिडेंट को यह अधिकार है कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस प्रोमulgate कर सकता है, मतलब ऑर्डिनेंस ला सकता है ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। समझे, मतलब जब पार्लियामेंट कोई भी सेशन में नहीं है, कोई और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस लाना है, कोई नियम लाना है इंपॉर्टेंट, तो उस समय प्रेसिडेंट को अधिकार है कि वो एक ऑर्डिनेंस बिल ला सकते हैं विदाउट, मतलब जब पार्लियामेंट अगर है ही नहीं उसमें सेशन में, तो वो कौन उसको अप्रूव करेगा, कौन नहीं करेगा। ठीक है, और वो ऑर्डिनेंस जो होता है वो सेम फोर्स एंड इफेक्ट से होता है जैसा कि एक्ट होता है, बट नेचर से वो टेम्परेरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए आप इसको बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये लिखा हुआ, ऑर्डिनेंस हैव द सेम फोर्स, ठीक है, इफेक्ट एज द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट आर इन नेचर ऑफ टेम्परेरी लॉ। मतलब टेम्परेरी लॉ है, क्योंकि इसको पार्लियामेंट ने भी पास नहीं किया। जब तक पार्लियामेंट सेशन में नहीं आती तब तक ये लागू रहेगा, उसके बाद डिपेंड करता है पार्लियामेंट पे कि ये लॉ कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के प्रेसिडेंट की कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में है, 123 में, 123 में है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये प्रेसिडेंट को पावर है कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, और वो जो ऑर्डिनेंस होता है वो सेम फोर्स और इफेक्ट से होता है जैसा कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के लॉ है उतने ही फोर्स और इफेक्टिव, इतना ही इफेक्टिव भी होता है। ठीक है, लेकिन ये नेचर से टेम्परेरी होता है, क्योंकि ये बाद में डिपेंड करेगा पार्लियामेंट पे, मैं पढ़ाऊँगा आगे। ठीक है, ये हिंदी में प्रकृति स्थायी रूप से संसद का, ये देख लेना आप। अब ऑर्डिनेंस पावर क्या होता है, इसकी लिमिटेशंस क्या होती है। ऐसे तो भाई कोई भी जब भी रेसेस आया, प्रेसिडेंट को सरकार ने चाहा, जैसे बोला कि ये एडवाइस दी कि ये लॉ बना दो ताकि कोई ऑब्जेक्शन ही ना हो, और लॉ बनते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हम डेमोक्रेसी है तो हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो जिस चीज़ को अप्रूव करेंगे वही लॉ बनेगा। ठीक है, इसकी लिमिट्स है। इसकी लिमिट क्या है, पहले लिमिट क्या है, कैन promulgate ordinance only when both house of parliament are not in session। ठीक है, कब ये ला सकते हैं, जब दोनों हाउस सेशन में नहीं है। ये अध्यादेश कब लाया जा सकता है, ठीक है, कोई भी सत्र में ना हो। ठीक है, और या तो एक भी सत्र में ना हो, समझे आप, क्योंकि जब कोई भी पार्लियामेंट के लॉ को बनाने के लिए दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। ठीक है, प्रेसिडेंट तो परमानेंट होता है और दोनों सदन सेशन में होते हैं, दोनों सदन पास कर देते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक भी सदन सत्र में नहीं है या सेशन में नहीं है तो वो बिल नहीं बन सकता। तो अगर दोनों सदन सेशन में नहीं है तो भी बिल नहीं बनेगा, तो भी अध्यादेश लाया जा सकता है। अगर एक भी सदन है, या लोअर हाउस या अपर हाउस, कोई भी सदन सत्र में नहीं है तो भी बिल लाया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या, कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट दैट रेंडर इट नेसेसरी फॉर हर टू टेक इमीडिएट एक्शन। मतलब वो तभी बिल लाया जा सकता है जब वो प्रेसिडेंट को रियलाइज हो, वो सेटिस्फाई हो कि हाँ ये नियम या अध्यादेश लाना ज़रूरी है। आज के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हम लोग पार्लियामेंट के वापस आने का वेट नहीं कर सकते। भाई एक तरह से देखें, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ये सब कहने की बातें है ना, इसको यूज़ करती है सरकारें आजकल कि जब सेशन में नहीं है तो एक बार लॉ बना दो, फिर आदत पड़ जाएगी, फिर पार्लियामेंट पास करा देंगे रिएक्शन देखने के लिए। लेकिन ये बना इसलिए है कि
अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाए कि आज के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये लॉ लाना बहुत ज़रूरी है, तो ही वो प्रेसिडेंट उसको इमीडिएटली लाएगा, वरना नहीं लाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 प्रोडिक्शन दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कूपर केस एक तो 1970, उसमें क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट का सर्टिफिकेशन भी क्वेश्चन किया जा सकता है कोर्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड नेचर। समझे, जो प्रेसिडेंट का जो सर्टिफिकेशन है, जो एडवाइस देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको भी कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है। अब ग्राउंड क्या रहेगा? मालाफाइड, दुर्भावनापूर्ण। ठीक है, कि पूछेंगे भाई इन्होंने दुर्भावनापूर्ण ये ऑर्डिनेंस लाया है क्योंकि अभी सेशन नहीं चल रहा। ठीक है, फिर क्या किया 38, फिर सरकार आई, सरकार ने क्या किया आपको पता हो तो 74 में 76 में बहुत से CA हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे। उसमें 38 में क्या किया इन्होंने, मतलब अपना ऊपर रखने के लिए, मतलब लेजिस्लेचर को हायर बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट सर्टिफिकेशन इज़ फाइनल, नो जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उन्होंने अमेंडमेंट में डाल दिया। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में क्या किया, इसको इस वाले पार्ट को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, मतलब इसको, ताकि कोई, मतलब वही बात है कि भाई प्रेसिडेंट सर्विसरवा ना बने या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सर्विसरवा ना बने, ताकि कोई चेकमेट हो, है ना। चेक रखने के लिए जुडिशरी को होना ज़रूरी है, ताकि कोई मालाफाइड मैनर में कोई ये ऐसा कुछ ना करे। ठीक है, अब देखिए ऑर्डिनेंस की कुछ कंडीशंस हैं। ऑर्डिनेंस उन्हीं सब्जेक्ट्स पे लाया जा सकता है या फिर उन्हीं इशू पे लाया जा सकता है जहाँ पे पार्लियामेंट पहले से, मतलब या फिर लॉ बना सकती है, मतलब जहाँ पार्लियामेंट क्वालिफाइड है लॉ बनाने के लिए, वहाँ पे ऑर्डिनेंस भी क्वालिफाई है। ठीक है, दूसरा क्या है, मतलब उनकी एक और कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते ऑर्डिनेंस के द्वारा। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वो लिमिटेशन है कि आप ऐसे नहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही कर रहे हो डायरेक्ट, वो नहीं कर सकते। जैसे आप किसी के फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते बाय ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये लिमिटेशंस है। अब देखिए और भी लिमिटेशन है, चौथी लिमिटेशन। ठीक है, अब ये क्या है कि जब ऑर्डिनेंस लाया जाए, ऑर्डिनेंस लेके आ गया जब रेसेस चल रहा है तब, तो जब भी पार्लियामेंट रीअसेंबल होगी उसके 6 वीक के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को पास करवाना जरूरी है। ठीक है, मतलब और अगर वो 6 महीने वीक में पास नहीं होता है तो वो ऑर्डिनेंस सीज हो जाएगा, वो काम का नहीं रहेगा, मतलब वो वर्केबल नहीं रहेगा। ठीक है, उसको 6 वीक के अंदर पास कराना ज़रूरी है। अब इसमें अगर इसमें एक और ट्विस्ट है कि अगर दोनों सेशन, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के सेशन अलग अलग टाइम पर रीअसेंबल हो तो उस समय क्या होगा, जो बाद में रीअसेंबल हुई है वहाँ से रीअसेंबल की डेट जो बाद में से हुई है वहाँ उस डेट से 6 वीक गिने जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि, तो आपको पता हो तो ये कंपलसरी है कि 6 महीने के मैक्सिमम 6 महीने का गैप रह सकता है 2 सेशन के बीच में। ठीक है, तो अगर 6 महीने का भी गैप रहता है, लास्ट दिन भी करते हैं, तो 6 महीने प्लस 6 वीक, मतलब बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस इज 6 मंथ 6 वीक्स। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी तो का फेवरेट क्वेश्चन है ये। देखिए कोई भी स्टेट PSC में भी आ सकता है कि कई ऑर्डिनेंस की बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के मैक्सिमम लाइफ साइकिल क्या होता है या फिर लाइफ टाइम क्या होती है, तो 6 महीने 6 वीक। ठीक है, इसकी लाइफ टाइम है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस में आएंगे तो दे देंगे क्या क्या सही है क्या गलत है इसके लिए। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, एक कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछली डेट से लागू किया जा सकता है। जैसे जो सिविल लॉज होते हैं वो पिछली डेट से लागू होते हैं, वैसे कि वैसे ये ऑर्डिनेंस भी अगर किसी सिविल लॉ पे बनाए तो रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। ठीक है, और क्या है, मैं मॉडिफाई रिपील एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अनदर ऑर्डिनेंस, मतलब ऑर्डिनेंस से अपन कोई पार्लियामेंट के एक्ट को या फिर कोई भी ऑर्डिनेंस को या तो मॉडिफाई कर सकते हैं या हटा सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं। ठीक है, एज एक्ट काम कर रहा है, जैसे भी दूसरे बिल आते हैं वैसा वैसा है इसमें भी। ठीक है, लेकिन कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अमेंड, मैंने जैसे बताया अमेंड नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तीसरा क्या है, मतलब लोग क्या करते हैं कि इसको
इमरजेंसी से जोड़ के देखते हैं। ये इमरजेंसी जैसा नहीं है, ये इससे कोई कनेक्शन नहीं है 352 से। 352 आर्टिकल 352 क्या है? इमरजेंसी। ठीक है, कोई भी अगर ऐसा कुछ मतलब आर्टिकल 352 एक्टिव नहीं है तो भी ये लागू किया जा सकता है, ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। ऑर्डिनेंस तो नॉर्मल डेज में आता है, ठीक है, और इमरजेंसी में तो कुछ बातें ही अलग हो जाती है। इसमें क्या है कि एक इम्पोर्टेंट केस आया था DC वाधवा 1987। उसमें एक मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। उसमें इन्होंने कहा था कि ऑर्डिनेंस को मतलब इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि आप किसी लॉ को लगातार लगाना चाहते हो। जैसे एक मैं ऑर्डिनेंस लेके आया, पार्लियामेंट ने या फिर अपने स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको पास नहीं किया, तो मैं वापस ऑर्डिनेंस लेके आ गया, तो उस मैनर में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। बिहार में बहुत सी बार ऐसा हुआ है यूज़। 201 बार एक ऑर्डिनेंस था, उसको बार बार वही ऑर्डिनेंस बार बार ला रहे थे, पार्लियामेंट रिजेक्ट करता तो वापस ले आते, तो वो 6 महीने चल जाता। ऐसा नहीं कर सकते। तो इस पर एक दिया इन्होंने, इट हेल्ड दैट द एक्सेप्शनल पावर ऑफ द लॉ मेकिंग थ्रू ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब इसको सब्सटीट्यूट की जगह यूज नहीं कर सकते कि अपन किसी बिल को पास नहीं करवा पा रहे हैं लेजिस्लेचर में, तो अपन क्या करेंगे, ऑर्डिनेंस लेते आएंगे और लगातार लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो वो बिल चलता रहेगा, अपनी सरकार रहेगी तो वो बिल भी रहेगा। इस ऐसे यूज़ नहीं किया सकता। जब तक उसमें कुछ चेंज नहीं होता तो उसको ऑर्डिनेंस को वापस नहीं लाया जा सकता। ये रिजेक्ट किया जा सकता है इस बेस पे कि उसमें कोई पास कुछ भी चेंज नहीं है, इसको वापस ऑर्डिनेंस, अगर पार्लियामेंट ने या फिर लेजिस्लेचर ने इसको रिजेक्ट किया तो भी ये वापस लाया जा रहा है, तो उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसकी ये इंपॉर्टेंट हियरिंग है, देख लीजिएगा DC वाधवा 1987, ये केस याद रखिएगा। ठीक है, ये हिंदी वाले ध्यान रखिएगा। ये ओवरलैप हो गया क्या? PDF भेजूंगा, उसमें सही कर दूंगा इसको। ये था अपना ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगली पढ़ेंगे हम लोग पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और उसी अगले वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं प्रेसिडेंट के बारे में, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। सारे आर्टिकल्स हम एक बार वापस देखेंगे, उसमें बहुत से आर्टिकल्स हैं जो अपन ने इसमें नहीं पढ़े। ठीक है, तो वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप बने रहिए हमारे, अगर किसी ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरा प्रेसिडेंट के बारे में समझ में आएगा। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट में बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास पहुँचे। हमें सजेशन देते रहिए, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर सकें। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।